एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग और वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 31 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो और जहान शादी करने के लिए ब्लैकेनबर्ग पहुंच चुके थे। अब देखते हैं आगे। ब्लैकेनबर्ग में घूमने के बाद जहान और ईबो को एक फैशन स्टोर मिल गया, जहां से उन दोनों ने अपने लिए वेडिंग सूट्स और वेडिंग रिंग भी बाय कर ली। ईबो को ये रिंग खासकर पसंद आई क्योंकि दोनों पर क्राउन बने थे। उसके बाद दोनों ने एक छोटे से जर्मन रेस्टोरेंट में अपना डिनर कर लिया। फिर सूट के मैचिंग के शूज़ लेने के लिए चले गए, जो उन्हें बहुत जल्द मिल भी गए। पूरी शॉपिंग होने के बाद वो दोनों आइसक्रीम पार्लर चले गए और उसके बाद होटल आ गए। वो तो वहाँ और भी देर रुकना चाहते थे, पर चेंग और हाइक्वान का मैसेज ईबो को आ चुका था कि वो होटल पहुँच चुके हैं, इसलिए जहान और ईबो को भी तुरंत लौटना पड़ा। होटल की लॉबी में ही सबकी मुलाकात हो गई और सभी ने साथ में पेपर वर्क पूरा किया, जो उनके वेडिंग सेरेमनी के लिए ज़रूरी था। इस काम में होटल के स्टाफ ने भी उनकी बहुत मदद की। इसके बाद सभी अपने अपने रूम के लिए चले गए, नहा लिए, फिर अपने सूट पहन लिए और फिर से एक बार चारों लॉबी में मिले। फिर सभी पैदल ही सिटी हॉल की तरफ निकले। सिटी हॉल पहुंचने के बाद ऑफिशिएंट जो उनकी वेडिंग सेरेमनी करवाने वाली थी, उसने इन सब से मिलकर खुद को इंट्रोड्यूस किया। अब ईबो ने उनके हाथ में वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। फिर उनके मैरिज के लिए एक अच्छा सा गाना सेलेक्ट किया। वो लेडी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसके लिए ये फर्स्ट सेम सेक्स मैरिज था। ईबो और जहान के लिए अलग से ऑफिशिएंट था और चेंग और हाइक्वान के लिए कोई और। दोनों के कमरे भी अलग अलग थे और जब तक जहान और ईबो की शादी हो रही है तब तक क्वान और चेंग उनके साथ ही थे। इतना ही नहीं, उनका वेडिंग ऑफिशिएंट भी उन्हीं के साथ ही था, इसलिए ईबो और जहान की वेडिंग ऑफिशिएंट और भी ज़्यादा नर्वस हो गई। जैसे ही वो उन्हें बताए गए वेडिंग रूम पहुंचे, ईबो ने देखा वहाँ पर बहुत ही लार्ज और ब्राइट रूम है, जिसके बीच में एक ग्लास टेबल है, जहाँ पर वेडिंग ऑफिशिएंट के लिए एक चेयर रखी गई है। कपल्स की 2 चेयर अलग से है। इतना ही नहीं, दोनों तरफ 15-15 चेयर अलग से रखी गई है गेस्ट के लिए। ईबो और जहान को अभी वेडिंग रूम के बाहर इंतज़ार करना था। तब तक गीसा, मतलब उनकी वेडिंग ऑफिशिएंट, उनके वेडिंग की प्रिपरेशंस करने वाली थी। वहाँ पर काफ़ी सारे फूल खिले हुए थे। म्यूज़िक स्टार्ट होने से पहले ही उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल गई। जैसे ही दोनों ने एंट्री ली, उन्होंने देखा चेंग और हाइक्वान पहले से ही अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, वो भी अपने वेडिंग आउटफिट में। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, ईबो और जहान भी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए और गीसा अपनी स्पीच देने के लिए खड़ी हुई। उसने इंग्लिश में स्पीच दी, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं थी, इसलिए कई कई शब्दों के लिए उसे थोड़ी देर रुककर सही शब्द ढूंढकर फिर बोलना पड़ रहा था। फिर भी वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी और उसने अपनी नर्वसनेस पर काबू भी कर लिया। ऑल इन ऑल उनकी वेडिंग सेरेमनी 20 से 30 मिनट तक चली, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता था, बस उससे रोमांटिक नहीं हुआ जा रहा था। क्योंकि उन दोनों ने भी एक सिविल वेडिंग चूज़ की थी, जिसमें पोज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। उन दोनों को बस वहाँ पर खड़ा होना था और गीसा की सारी बातें सुननी थी, पर उन दोनों को भी शादी करनी थी। बाकी सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती थी, खास करके उनकी स्टोरी, क्योंकि वहाँ पर चेंग और हाइक्वान के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। तो ईबो को पहले से ही सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। जहान का पूरा परिवार तो आ नहीं पा रहा था। ईबो का आ सकता था, पर उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए, इसलिए ईबो ने उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी। तो अब उनके वेडिंग का सबसे रोमांटिक पार्ट था रिंग एक्सचेंज करना। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। उसके बाद उन्हें किस करना था, बहुत छोटा सा। बस उनकी शादी हो गई, बहुत छोटी, बिना रोमांस वाली और एक तरह से खूबसूरत, पर फिर भी अब दोनों ऑफिशियली मैरिड हो चुके थे, हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद दोनों ने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर लिए, साथ ही दोनों के भाइयों ने भी विटनेस की जगह पर सिग्नेचर कर दिए। इसके बाद सभी हाइक्वान और चेंग की वेडिंग के लिए चले गए। वो भी इतनी छोटी सी और सिंपल वेडिंग हुई, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी गाने के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अभी जहान और ईबो के हाथ में पहले से ही वेडिंग रिंग्स थी।
इसके बाद सभी ने एक साथ शैम्पेन पी। ऑल इन ऑल वो बस 1 से 1.5 घंटे तक ही वहाँ पर थे। उसके बाद सभी रेस्टोरेंट चले गए, जहाँ पर सभी ने साथ में खाना खाया। बाद में शादी की बात निकली तो सभी सोचने लगे शायद उनकी शादी और भी बड़ी हो सकती थी, जैसे कि मूवीज़ में दिखाई जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होती है। पर सच्चाई कुछ अलग थी और अभी ये सभी समझ चुके थे। जब सभी खाना खा रहे थे, ग्रैंडपा शाओ का कॉल उन्हें आया। वो उन चारों को शादी की बधाइयाँ दे रहे थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब चारों वापस आएंगे वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखेंगे। ये बात सुनकर खासकर ईबो को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कहीं ना कहीं उसके दिल में होप्स भी बढ़ गए। शायद वो एक चाइनीज़ ट्रेडिशनल वेडिंग भी कर पाए अपने फैमिली के बीच। ये तो बहुत ही खुशी की बात होगी। डिनर के बाद हाइक्वान और चेंग होटल के लिए चले गए। दूसरी तरफ ईबो और जान वॉक के लिए निकले। दोनों हाथों में हाथ डाले उस हिस्टोरिक सिटी के पुरानी पर बहुत ही खूबसूरत रास्ते पर चल रहे थे। चलते चलते उन्हें एक पार्क मिल गया तो वो पार्क के अंदर जाकर एक बेंच पर बैठ गए। वहीं से उन्होंने सनसेट देखा। ईबो ने जान के कंधे पर सिर रखा हुआ था। अचानक से जान ठीक से बैठ गया, फिर अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर ईबो के हाथ में रख दिया। ईबो ने जब उस बॉक्स को खोलकर देखा, उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा नेकलेस था, जिसका पेंडेंट तो ईबो को बहुत पसंद आया। वो शूटिंग स्टार का पेंडेंट था, जिसमें छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे, जिसके नीचे फॉरएवर यूअर्स उकेरा गया था। ईबो तो इतना खुश था कि उसकी आंखें भर आई। ये फॉरएवर यूअर्स, ये बस कहने की बात नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब था। साथ ही इस चीज़ ने ईबो जो रोमांस अपनी वेडिंग सेरेमनी में मिस कर रहा था, वो कमी भी पूरी कर दी। ईबो जब इस पेंडेंट को देखकर फूला नहीं समा रहा था, जान उसकी तरफ देखकर बोला, ये शूटिंग स्टार मुझे उस चीज़ की याद दिलाता है जब मैंने तुम्हारे लिए विश किया था और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर मेरी विश पूरी भी हुई। और जब से मैंने तुम्हें पाया है, एक वंडरफुल, प्यारा और क्यूट वैम्पायर, एक ऐसा लड़का जिसे देखते ही मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करता रहूँगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा वो सपना हो जो अब हकीकत बन गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और ये प्यार कभी नहीं बदलेगा। उन्होंने भी जान के हाथ पर हल्के से प्रेस करते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान। मेरे लिए तुम मेरे सपनों के राजकुमार हो, मेरा जान, जो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी दुनिया है। मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी सेंचुरीज बितानी है। वो जितने प्यार से बोल रहा था, उतने ही उसके आंसू बह रहे थे, पर वो खुश था। जान की बातें, उसका गिफ्ट ईबो के दिल को छू गया था, इसलिए वो बस रो रहा था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जान ने ईबो को नेकलेस पहनाया, जिसके डायमंड्स चांदनी रात में चमक रहे थे। ये नेकलेस तो जान ने बीजिंग में ही खरीद लिया था, पर बस वो एक स्पेशल मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था जब वो ये ईबो को गिफ्ट कर सके। वो आगे और 1 घंटे तक उसी पार्क में बैठे रहे, फिर होटल वापस आ गए। जब वो अपने रूम में थे, उन्होंने देखा वहाँ पर पहले से ही शैम्पेन बॉटल रखी हुई है, साथ ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुके भी है। शायद ये उनके मैरिज के लिए होटल की तरफ से गिफ्ट था। तो अब दोनों ने साथ में शैम्पेन पी, फिर अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट की, जो इतनी ज़्यादा रोमांटिक थी कि वो अगले दोपहर तक भी नहीं उठे। दोपहर ढलते ढलते दोनों उठ गए शॉवर लेकर, नीचे लॉबी में आ गए चेंग और हाइक्वान से मिलने। फिर सभी ने साथ में लंच किया। उसके बाद अपने अपने सामान लेकर वापस बर्लिन के लिए निकले, जहाँ से सभी आगे यूएस के लिए जाने वाले थे। जब ईबो ने हाइक्वान से ये कहा कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता है, उन्हें कन्फ्रंट करना चाहता है, साथ ही उन्हें ये भी बताना चाहता है कि ईबो उनके बारे में एक माँ के रूप में क्या सोचता है। हाइक्वान ने कहा कि वो भी ईबो के साथ अपनी माँ से मिलने जाएगा। अगर वो भी साथ चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए अब चारों के चारों
यूएस जाकर ईबो की माँ से मिलने का तय करते हैं। ईबो तो ये सोच रहा था कि वो उन चारों को देखकर क्या सोचेगी, कैसे रिएक्ट करेगी। ईबो को लग रहा था कि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा उनके इस तरह अचानक सर्जिकल स्ट्राइक से, पर वो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। अब सभी अपने अपने रूम में वापस चले गए, पैकिंग करने लगे। तभी उन्हें जान के पेरेंट्स का कॉल आया। जान ने उन्हें अपनी वेडिंग की फ़ोटोज़ भेजी थी। इससे उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और अभी के अभी अपनी क्यूट सन इन लॉ से बात करना चाहती थी। ये पहली बार था जब ईबो उन दोनों से बात कर रहा था और जान की माँ ने ईबो से बात शुरू ही की इस सेंटेंस के साथ कि मेरे क्यूट सन इन लॉ, मैं जानती हूँ हम अभी तक मिले नहीं हैं, पर जल्द ही मिलेंगे और तब मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर करूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस। हाँ मदर इन लॉ, मुझे भी खुशी होगी कि जब हम आमने सामने मिलेंगे, ईबो शर्माते हुए बोला। मदर इन लॉ, मुझे मॉम बुलाओ, ठीक है? जान की माँ ने कहा। ठीक है मॉम, ईबो ने जवाब दिया। और हाँ, मुझे डैड कहना, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। शायद पीछे से ईबो से उसके फादर इन लॉ बात कर रहे थे। जान की मॉम ने कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारा शाह परिवार में स्वागत है। वैसे भी तुम्हारे बारे में हमने इतना सुन रखा है कि ऐसा लगता है जैसे हम पहले से ही तुम्हें जानते हैं। फिर भी मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और हाँ, तुम्हारे भाई से भी। ऑफ कोर्स मैं अभी चेंग को भी कॉल लगाऊंगी। ईबो ने कहा, मॉम, मुझे यकीन है वो लोग भी बहुत खुश होंगे आपसे बात करके। उम्मीद तो यही है, जान की मॉम ने कहा। मुझे तो ऐसा लगता है उन्हें मिलाने में ज़रूर तुम दोनों का हाथ है। ईबो ने कहा, हाँ, जान ने भी बहुत मदद की। जान की मॉम ने पूछा, जान तुम्हें तंग तो नहीं करता? ईबो ने कहा, अरे वो तो मुझे बहुत बिगाड़ रहा है, और ग्रैंडपा शाह भी। जान की मॉम ने कहा, ऑफ कोर्स उसे ये करना ही चाहिए। वैसे भी ग्रैंडपा शाह को तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। वो तो हमेशा ही तुम्हारी तारीफ़ करते रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से जान बहुत खुश रहता है। पीछे से जान चिल्लाया, बिल्कुल सही है, इससे मिलकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जान की मॉम ने कहा, मैं जानती हूँ तुम लोग जल्दी में हो, इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अभी के लिए बातें ज़्यादा नहीं खींचते। मैं तो बस तुमसे ये कहना चाहती थी कि अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हाँ, हम जब मिलेंगे तब इस वेडिंग का सेलिब्रेशन हम बहुत अच्छे से करेंगे। आफ्टर ऑल तुम दोनों का हमारे पैक में प्रॉपर तरीके से वेलकम तो होना चाहिए। मैं वेयरवुल्फ नहीं हूँ तब भी? ईबो ने पूछा। ऑफ कोर्स, ये बात मैटर नहीं करती कि तुम वैम्पायर हो या वेयरवुल्फ। मैटर ये करता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और इसलिए फैमिली में वेलकम तो बनता है। जान की मॉम ने कहा, ठीक है, मैं परेशान नहीं होऊंगा। ईबो ने कहा, मैं भी आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जान भी हमेशा आपकी बातें करते रहता है, अब तो हमसे इंतज़ार ही नहीं होता, तो फिर जल्द मिलते हैं। जान की मॉम ने कहा, अपना ख्याल रखना। ईबो ने कहा, आप भी अपना ख्याल रखिए। और हाँ, कॉल करने के लिए शुक्रिया। जान की मॉम ने कहा, बहुत बढ़िया। इस बार हमारी कॉल ज़्यादा लंबी नहीं चली, पर अगली बार जब हम बात करेंगे तो बहुत देर तक बातें करेंगे। कॉल कट करने के बाद ईबो फिर से अपनी चीज़ें पैक करने में लग गया। वहाँ से वो ट्रेन से बर्लिन गए और फिर फ्लाइट से यूएस के लिए निकले। इस लंबी सी यात्रा में ईबो को जान से बात करने के लिए बहुत सारा वक्त मिल गया। वो दोनों भी अपना फ्यूचर प्लान करना चाहते थे, पर अभी के लिए तो वो अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, अपने ईजान को, ग्रैंडपा शॉ को और पैक के बाकी के मेंबर्स को भी। इसलिए दोनों ने भी तय कर लिया, यूएस में वो सिर्फ 3 दिन ही रुकेंगे, उसके बाद वो वापस घर चले जाएंगे। वैसे भी बीजिंग अब शांत हो चुका है, फॉरेन वैम्पायर्स चले जा चुके हैं, ब्लैक वेयरवुल्व्स भी खुद के पैक बनाकर रहने लगे हैं, इसलिए अब वॉर की कोई सिचुएशन नहीं है। वैसे भी जान और ईबो नए टटी के वंशज थे, इसलिए उन पर कभी कोई जान का खतरा है भी नहीं। एक और बात थी, जो मैनेजर ईबो को वो घर सेल करने वाला था जो ईबो के ऑफिस के सामने था, उस घर का मालिक भी वो घर जल्द से जल्द बेचना चाहता था या फिर कम से कम किराए पर चढ़ाना चाहता था। इसलिए वो मैनेजर पर दबाव बनाया जा रहा था और मैनेजर बार बार ईबो को कॉल किए जा रहा था और ईबो को वो अपार्टमेंट किसी भी हालत में लेना ही था, इसलिए वो भी जल्द से जल्द इस सौदे को अंजाम देना चाहता था। वैसे उसके खुद के अपार्टमेंट के बारे में तो कोई सवाल नहीं था, क्योंकि वो अब से हाइक्वान और चेंग इस्तेमाल करने वाले थे।
हाईक्वान ने तो उसे खरीदने की भी मंशा जाहिर की। हाईक्वान अब बीजिंग में ही सेटल होकर अपना करियर आगे बढ़ाना चाह रहा था। उसने यूएस में होते हुए भी बीजिंग की एजेंसी से कॉन्टैक्ट जारी रखा और उसकी एजेंसी ने हाईक्वान को एक मॉडर्न ड्रामा में लीड रोल कास्ट किया था। इतना ही नहीं, चेंग की तरफ से भी कोई परेशानी नहीं थी। अब वो हाईक्वान का पर्सनल असिस्टेंट बन चुका था और ये बात उसके एजेंसी वाले भी जानते थे और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। इधर जान भी सोच रहा था कि वो भी प्राइवेट डिटेक्टिव का लाइसेंस बनवा ही ले ताकि वो ईबो को ठीक से असिस्ट कर पाए। और ईबो के एजेंसी के पास जो खाली रूम है वो ईबो ऑफिस के तौर पर यूज़ करना चाहता था ताकि उसे और जान को ठीक से स्पेस मिल सके और दोनों भी बिना कोई परेशानी के अपना काम कर सके। साथ ही दोनों ने इस बारे में भी बात की शायद हर 10 साल के बाद उन्हें अपनी जगह बदलनी पड़ेगी क्योंकि वो नॉर्मल लोगों की तरह बूढ़े नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, लोगों की नज़र में आने से पहले उन्हें अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। क्या पता, शायद इस तरह से वो पूरी दुनिया में हर प्रसिद्ध जगह रहने का अनुभव पा ले। शायद एहसान और ईबो के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। मीरा और ओलेग के लिए तो ये फिर भी आसान था क्योंकि उन्हें ना तो फेस रिकग्निशन की टेंशन थी, ना फिंगरप्रिंट्स की, ना ही किसी आईडी प्रूफ की। पर अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ईबो और जान की परेशानियां बढ़ चुकी थी। मीरा और ओलेग अपने आखिरी वक्त में जंगल में रहा करते थे। इसके पीछे भी शायद यही वजह होगी और शायद ईबो और जान को भी ऐसे ही किसी अनजान जगह को अपने लिए चुनना पड़ेगा। ईबो ये सब सोच ही रहा था तभी फ्लाइट लैंड हो गई। वो डालस पहुंच चुके थे जहां पर ईबो की मॉम रहती थी। ईबो कुछ ही समय बाद अपनी मॉम से मिलने वाला था पर इस सब से वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुका था कि वो अपने पिता के पास जाते वक्त था। वो अपनी माँ से भी तो कई सालों से नहीं मिला था पर उसकी मॉम के साथ उसकी बातें भी तो ठीक से नहीं हो रही थी। ईबो ने हाईक्वान की तरफ देखा जो हमेशा की तरह शांत तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। शायद वो भी नर्वस हो रहा था। अब सभी ने एक कैब बुक की और ईबो ने अपनी माँ का एड्रेस उस ड्राइवर को बताया। इस पूरे जर्नी में जान ने ईबो का हाथ टाइटली पकड़ लिया था। इससे ईबो को थोड़ा शांत होने में मदद मिली। वैसे भी उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, मतलब इतनी तेज़ी से कि उसके जैसे अनडेड के लिए वह खतरनाक भी हो सकता है। आखिरकार वो उस जगह पहुंच ही गए जहां पर उसकी मदर रहती थी। पर सरप्राइजेस तो अभी बाकी थे क्योंकि वो जगह पूरी तरह से खाली थी। शायद उसकी मदर अब वहाँ पर नहीं रहती पर उन्होंने हार नहीं मानी। ईबो ने पड़ोसियों से पूछताछ की। उसे आखिरकार एक ऐसी लेडी मिल ही गई जिसके पास उसकी माँ का एड्रेस तक था। पर वो लेडी बहुत ही सरप्राइज दिख रही थी जब ईबो ने उन्हें ये बताया कि वो उस लेडी के बेटे हैं जिनका वो एड्रेस पूछ रहा है, क्योंकि हो सकता है उसकी मॉम ने इस बारे में किसी को नहीं बताया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बाबल में खुश रहिए। थैंक यू।